और जब दबाकर उनके चरणों में वह कंबल रखकर बैटरी चार्ज यानी अपने भाव में कंबल की शक्ति को पुनः जागरूक कर लेता था। अलौकिक उपचार लीलाएं। जापे कृपा दृष्टि तुम करहूं, रोग शोक दुख दारिद हरहूं। बाबा जी द्वारा अपनी अलौकिकतापूर्ण लीलाओं तथा अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों आश्रितों को असाध्य रोग व्याधियों से मुक्त करना उनकी गजेंद्र मोक्ष लीलाओं का ही एक पक्ष था। ऐसी लीलाओं का कोई पारावार न था। कभी भी कहीं भी पुकारे जाने पर बिना पुकारे गए भी बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्त आश्रितों को कठिनतम रोग व्याधियों से उबारते रहते थे। आज भी तो यही लीलाएं कर रही हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यत्र तत्र यहाँ तथा तृतीय सर्ग में सुलभ है। इन पर मनन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये लीलाएं भी उनकी दया का ही प्रतिबिंब है और यही दया ही उनकी इन मोक्ष लीलाओं का मुख्य आधार है, जिसके लिए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, इन गजेंद्रों को किसी भी शर्त या अनुबंध में बंधना आवश्यक न था। श्री केहर सिंह जी की जीभ के नीचे मांस का एक बड़ा लोथड़ा उभर आया, जो उन्हें खाने पीने में कष्ट देता रहा। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद निदान किया, यह कैंसरस ग्रोथ है। केहर सिंह जी बहुत दुखी हो गए कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा जी भी पता नहीं कहाँ हैं, उन्हीं से कुछ कहता हूं। तभी कुछ ही अरसे बाद महाराज जी आ पहुंचे लखनऊ, और उस दिन जब शहंशाह कोठी के पास यानी गोमती किनारे मेहरोत्रा जी एवं प्रेमलाल जी के साथ बाबा जी मिले, तो पहले तो उन्होंने सूरज बाबू से कहा कि मेरे लिए पानी ले आ। फिर प्रेमलाल जी से कहा दांत खोदने को एक सीख ले आ। जब दोनों विदा हो गए तो केहर सिंह जी को पास खींचकर कहा, अब बता क्या कहना चाहता है। विवल होकर चौधरी साहब अपनी दशा कहना, अपना दुखड़ा रोया। तभी बाबा जी ने उन्हें अपनी सीने से चिपटा लिया और अपनी दाहिनी हथेली से उनके सिर को कई बार जोर से मल दिया, फिर चेहरे पर भी हाथ फेर दिया और फिर छोड़ दिया, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में वह कैंसरस ग्रोथ कहाँ गई पता न चला। डॉक्टरों के लिए भी यह एक अजूबा ही बना रहा। करीब 40 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मेरे पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवा खाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना दवाएं। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग लिया, पर वहां महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं को याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर है। मैं भी रिक्शा से वहीं पहुंच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा अंतर में, और तभी महाराज जी बाहर निकल आए मेरी आर्त पुकार सुनकर और कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने लाख कहा, पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शे में ही हम घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुआ और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटी हाहाकार कर रो उठे,
पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर चपट मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगा। श्री दया नारायण खत्री जी की दुकान से कंबल आ गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पानी के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उक्त घटना के कुछ वर्ष बाद पत्नी पुनः बीमार पड़ गई। सारा मुंह फूल गया, गले तक फफोले पड़ गए। न दवा भीतर जा सकी, न कुछ भोजन पानी। किसी दवा इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो पाया। तब घबराकर मैं सीधे कैंची धाम को भागा। सारी व्यथा बाबा जी से कही। उस समय महाराज किसी भक्त द्वारा लाई एक कचौड़ी दांत से काट रहे थे। वही कचौड़ी देकर मुझसे बोले, जा, ले जा, माई को खिला देना। मैंने अर्ज की, महाराज, पानी तक तो उनके मुंह में जा नहीं रहा है, यह कचौड़ी कैसे खा पाएगी वे? तब महाराज जी ने पुनः जोर देकर कहा, जा, ले जा, खा लेगी, सब ठीक हो जाएगा। लाचार होकर उस कचौड़ी को लेकर मैं बरेली लौट आया और उसे पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पहले उस कचौड़ी को भरी आंखों से माथे पर लगाया और फिर मैं आश्चर्य से देखता रह गया कि धीरे धीरे उन्होंने पूरी कचौड़ी खा डाली और जैसा महाराज जी के श्रीमुख से निकला था वही हुआ। शीघ्र ही सब ठीक हो गया। वर्ष 1951 में मैं अपनी पत्नी कमला जी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है तथा बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला, होठ एक ओर को भींच गए। स्पष्ट था कि उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। वही करता रहा। उस पर राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ गया। लौटकर पाया कि दशा और गंभीर हो चली है। आंख की पुतली में सफेदी आ गई है, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते उसने फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निद्रा ने आकर हमें अपने अंग में समेट लिया।